क्या आपको पता है कि गेहूँ भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? ये मानना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि गेहूँ हमारे रोज़ के खाने का एक अहम भाग होता है। गेहूँ से बनी रोटियाँ हम हर रोज़ खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे हमें नुकसान भी हो सकता है? बहुत सारी दिक्कतें इसे फेस करनी पड़ सकती हैं गेहूँ की वजह से। इसका रीज़न होता है गेहूँ में पाया जाने वाला एक प्रोटीन, जिसका नाम होता है ग्लूटीन प्रोटीन। ये गेहूँ में उपस्थित होती है, नेचुरल रूप से गेहूँ में उपस्थित होती है और साथ ही साथ जौ और राई में भी उपस्थित होती है। बहुत लोग सरसों को राई बोलते हैं, लेकिन राई एक ऐसा अनाज होता है जो कि गेहूँ और जौ की तरह ही दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो इन तीनों चीज़ों में प्राकृतिक रूप से ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है और इसका काम क्या होता है, जब हम आटे को गूँथ के उसका डो बनाते हैं तो आपने देखा होगा जब हम आटा गूँथ के तैयार करते हैं तो एक अच्छा सा स्मूथ डो बन के तैयार हो जाता है। और वहीं अगर हम कोई और अनाज ले लें, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, अगर उसके आटे में हम पानी मिक्स करके डो बनाते हैं तो उसका डो जो होता है वो हार्ड बनता है। और साथ ही साथ वो स्मूथ बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर हम मक्के की रोटियां बनाते हैं तो बनाने में काफ़ी मुश्किल आएगी क्योंकि वो सही से बाइंड नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम गेहूं के आटे से बनी रोटियां बनाते हैं तो उसका टेक्सचर जो होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, लचीला होता है और नरम भी होता है। तो ये ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से ही होता है और ये ग्लूटीन जो होती है वो किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। अगर आपको सीलिएक बीमारी है तो आपके लिए ग्लूटीन बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। अगर आपको सीलिएक बीमारी है और आप ग्लूटीन कंज्यूम करते हैं, जब ये आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा एंटीबॉडी बनाया जाता है और ये हमारे आंत में उपस्थित माइक्रोविलाइज को मारना शुरू कर देता है। हमारी छोटी आंत में बहुत महीन महीन छोटी छोटी संरचनाएं, उंगलियों की आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम माइक्रोविलाई या फिर विली के नाम से जानते हैं। माइक्रोविलाइज का काम क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाने का जो पोषक पदार्थ होता है ये उनको अवशोषित करती हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का अवशोषण किया जाता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण किया जाता है, तो ये इसको एब्जॉर्ब करती हैं, पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करती हैं। और ये बहुत छोटी छोटी महीन महीन फोल्डेड संरचनाएं होती हैं, जिससे कि हमारे जो आंत का सरफेस एरिया होता है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा अमाउंट में पोषक पदार्थों को ये एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में पहुँचा पाती हैं। लेकिन जब हम सीलिएक बीमारी में ग्लूटीन कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे माइक्रोविलाइज को, एंटीबॉडी जो हमारा शरीर बनाता है वो हमारे माइक्रोविलाइज को ही मारना शुरू कर देते हैं। इससे हमारा पोषक पदार्थ जो होता है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ पेट से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। बच्चों में अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं और बड़ों में इसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। बात करें बच्चों की तो बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सीलिएक जो बीमारी है बच्चों में अब ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे ही वो ग्लूटीन कंज्यूम करते हैं तो एंटीबॉडी रिलीज होता है और वो सेल्स को, माइक्रोविलाइज को मारना शुरू कर देता है। तो आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी, उल्टी, दस्त, ये सारी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। इसके लक्षण ज़्यादातर हमें पहचान में नहीं आते क्योंकि ऐसे लक्षण हमें और दूसरी बीमारियों में भी देखने को मिलता है, जैसे डायरिया हो गया या कुछ आपने ऐसा चीज़ खा लिया है जिसकी वजह से उल्टी हो। तो ये सही से इसके लक्षण या जल्दी हमें पहचान में नहीं आ पाते। तो ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोज करके आपको सही जानकारी देते हैं। अब हम बात करते हैं वयस्कों में इसके क्या लक्षण होते हैं। तो जब हमारी माइक्रोविलाई सही से पोषक पदार्थों को अवशोषित नहीं कर पाएंगी तो हमारी जो शरीर है वो कुपोषण का शिकार हो जाएगी। हमारी बॉडी वीक होने लग जाएगी, साथ ही साथ ब्लड की कमी, पेट से रिलेटेड हमें दिक्कत, ब्लोटिंग, कब्ज वगैरह की समस्या भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हमारे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो भी सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे अगर आपको सीलिएक बीमारी है और आप ग्लूटीन प्रोटीन का यूज करते हैं। तो ग्लूटीन की वजह से हमें दूसरी बीमारी हो सकती है जिसका नाम है ग्लूटीन सेंसिटिविटी या फिर ग्लूटीन इंटॉलरेंस के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी से पीड़ित जब कोई भी व्यक्ति ग्लूटीन का यूज करता है, ग्लूटीन युक्त पदार्थ खाता है, तो पेट में थोड़ा इरिटेशन सा होता है। इसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता है, इसको अलग से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। पेट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी इरिटेशन महसूस होने लग जाती है, कभी कभार उल्टी भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसी किसी को गेहूं से और गेहूं के बने प्रोडक्ट से एलर्जी होता है। इसमें क्या होता है, जब गेहूं से बना कोई भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं या गेहूं दलिया के रूप में हम यूज करते हैं तो हमें हेडेक देखने को मिल सकता है, स्नीजिंग वगैरह हो सकती है और एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। हमारे बॉडी पे रेड रेड रैशेस भी पड़ सकते हैं।
अगर आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या इस टाइप की होती है, तो आपको ग्लूटीन फ्री प्रोडक्ट्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, ग्लूटीन फ्री प्रोडक्ट्स ही खाने चाहिए। आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से कुछ अनाजों में पाया जाता है ग्लूटीन, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब कुछ प्रोसेस्ड फूड वगैरह बनाया जाता है तो उसमें फ्लेवर के लिए या बाइंडिंग एजेंट के लिए भी यूज कर दिया जाता है ग्लूटीन प्रोटीन का। तो आप जब भी कोई ऐसे फूड लेते हैं बाहर से, प्रोसेस्ड फूड अगर आप खाते हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि वो ग्लूटीन फ्री है, उस पर लेबल लगा हुआ है कि ये ग्लूटीन फ्री प्रोडक्ट है। इसके अलावा ग्लूटीन फलों में, सब्जियों में, मांस में, अंडे में, इन सब चीज़ों में नहीं पाया जाता। और साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारे ग्लूटीन फ्री प्रोडक्ट्स और फूड्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ तक कि पास्ता और ब्रेड भी। अगर आपको सीलिएक डिजीज है या फिर ग्लूटीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको हमेशा के लिए ग्लूटीन फ्री चीज़ें ही खानी पड़ेंगी, क्योंकि ये बीमारी जो होती है वो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी और आपको हमेशा ग्लूटीन फ्री चीज़ें ही खानी होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।